हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी लोहा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 5 साल करना होगा इंतजार। 16 लोगों की टीम 1,90,000 आवेदन निपटाने में लगी। 7 दिन में सिर्फ 35 तबादला। बता दें कि शिक्षा विभाग ने यहां शुक्रवार को लंबी जद्दोजहद के बाद 35 टीचरों के ट्रांसफर की पहली लिस्ट जारी कर दिया। पहले फेज में कैंसर पेशेंट को वरीयता दी गई है और इनमें 759 आवेदन थे। 3 जनवरी को बिहार में ट्रांसफर के लिए बनी स्क्रूटनी टीम ने 7 दिनों में इसे पूरा किया और विभाग ने इसको मंजूरी दी। ट्रांसफर होने वाले टीचरों को 7 दिनों के अंदर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा, उन्हें ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा। वहीं बिहार शिक्षा विभाग ने 3 नियमित शिक्षक का आवेदन रिजेक्ट किया है। शेष अन्य श्रेणी के 9 आवेदन को विचाराधीन में डाल दिया गया है। ट्रांसफर आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय टीम बनी है। बिहार शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन में कहा है कि स्क्रूटनी में प्रतिनियुक्त अधिकारी सचिवालय सहायक, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। ऐसे में एक अधिकारी को 11,575 फॉर्म का निपटारा करना होगा। योगी बोले, कमजोर होंगे तो अंजाम धर्मस्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में हुए शामिल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किन कारणों से हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर विभाजित होते रहेंगे तो इस तरह की आपत्तिजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम कमजोर होंगे तो इसका खामियाजा हमारे पूर्व धर्म स्थलों को भुगतना होगा, बहन बेटियों को भुगतना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन एक सार्थक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अब अयोध्या में आने पर त्रेता युग का एहसास होता है। 1-2 साल में राम जन्मभूमि परिसर अपने भव्य रूप में होगा। ये अध्यात्म और धर्म के सबसे वैभवशाली धाम के रूप में विकसित हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष पूजा हुई। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया। वहीं पहले दूध, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया गया, फिर गंगाजल से नहलाया गया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने की तारों से बुनाई की गई है और उनके मुकुट में हीरा जड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला की पूजा अर्चना की। शिवसेना यूबीटी का ऐलान, मुंबई नागपुर महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेंगे। राउत ने बीते दिन कहा था, इंडिया ब्लॉक की तरह एमवीए में भी तालमेल नहीं। इंडिया ब्लॉक में बढ़ती हुई रार के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी मुंबई और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब मुंबई और नागपुर महानगर पालिका अपने दम पर लड़ेंगे। जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने हमें संकेत दिया है। मैंने अभी हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष प्रमोद मनमोड़े से इस बारे में चर्चा की है। राउत ने कहा कि यह फैसला लोकल लेवल पर पार्टी मजबूत करने के लिए लिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता, इससे पार्टी की ग्रोथ प्रभावित हो रही है। हमें नगर निगम, जिला परिषद और नगर पंचायत में अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी एमवीए के बीच कोई तालमेल नहीं है। गाजियाबाद में अब नहीं बचेंगे सड़क पर अपराध करने वाले। 41 चौराहे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों का भी कटेगा चालान। नहीं भाग पाएंगे अब अपराधी। गाजियाबाद में बहुत जल्द इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS लागू होगा और इससे खुद ब खुद ट्रैफिक वायोलेशन करने वालों के चालान भी कटेगा और कोई अपराधी अपराध करके भागेगा तो भी ITMS की जद में आ जाएंगे। चोरी का वाहन सड़क पर जाते ही पकड़ा जाएगा और आपराधिक वारदात को अंजाम देने वालों की भी पूरी कुंडली पुलिस तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अपराधियों की शामत आने से कोई नहीं रोक पाएगा। गाजियाबाद में नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि शहर के 41 चौराहों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बहुत जल्द कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नगर निगम ने कार्य शुरू करने के लिए कार्यादेश भी जारी कर दिया है। चिन्हित चौराहों पर ऑटोमेटिक चालान काटने वाले उपकरण तथा कैमरे लगाए जाएंगे। अक्टूबर महीने से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का कैमरे की मदद से चालान भी शुरू कर दिया जाएगा। कैमरों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड
सेंटर से जोड़ा जाएगा। लगभग 8 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा और सबसे पहले हिंडन एलिवेटेड रोड और हापुड़ रोड पर ITMS का कार्य शुरू किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो चुका है और ITMS का कार्य नगर निगम और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। कंट्रोल रूम की निगरानी यातायात पुलिस करेगी और कुछ लोग दुर्घटना के बाद वाहन लेकर भाग जाते हैं। कैमरे की मदद से पुलिस उसे पकड़ सकेगी। वहीं सड़क पर रील बनाने और स्टंट करने वालों की पहचान कर पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। अमेरिका जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए। 2 भारतीय कंपनियों पर भी बैन। कच्चे तेल की कीमत 3% बढ़कर $80 प्रति बैरल पार। बता दें कि यहाँ अमेरिका और जापान ने रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ 180 से ज्यादा शिप्स पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा 2 भारतीय कंपनी स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी बैन लगाया गया है। बाइडेन सरकार का कहना है कि इन भारतीय कंपनियों ने रूस से LNG का ट्रांसपोर्ट किया था, जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। जापान ने भी कई रूसी नागरिकों और कंपनियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा जापान ने कई ऐसे संगठनों के खिलाफ भी प्रतिबंध का ऐलान किया है जिन्होंने पहले लगाए गए प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की थी। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें 3% तक बढ़ गई। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल को पार कर गई है। इन प्रतिबंधों की वजह से अब भारत और चीन को रूस से ऑयल इंपोर्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। महाकुंभ के लिए NHAI ने टोल टैक्स फ्री किया। प्रदेश के सभी जिलों से चलेंगी बसें। चंद्रशेखर बोले, हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज रायबरेली हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा को 28 फरवरी तक के लिए फ्री कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार आधी रात से वाहन बिना किसी रुकावट के टोल बूथ से गुजर रहे हैं। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी रोडवेज निगम के अफसरों की बैठक ली और सभी जिलों से बसें चलाने के निर्देश दिए। उधर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर कहा कि हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते। मेरा मन साफ सुथरा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। संगीत सोम बोले, अखिलेश यादव मुगलों के आखिरी शासक। मुस्लिम गंगा में डुबकी के बाद कुंभ में स्टॉल लगाए। वफ़ आतंकी गिरोह है। बता दें कि भारत के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सरधना विधायक संगीत सोम शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। हमारी ही वेशभूषा में हमारे कुछ गद्दारों की वजह से 500 साल तक सभी सनातनियों को मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार करना पड़ा। संगीत सोम ने कहा कि आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो चुका है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। प्रथम वर्षगांठ पर सभी को बधाई देता हूं। वहीं संगीत सोम ने इस दौरान अखिलेश यादव पर भी खूब बरसे और कहा कि अखिलेश यादव को ये याद रखना चाहिए कि वो मुगलों के आखिरी शासक थे। अब वो कभी शासक नहीं बन सकते। उनके पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और साधु संतों पर गोलियां चलवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अब बाबर की औलाद दोबारा से सत्ता में आने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धान की सरकारी खरीदी का दुरुपयोग। 1,78,00,000 का अवैध धान जब्त। 76 व्यापारियों और कोचियों पर कार्रवाई। बिलासपुर में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की 3100 रुपए प्रति क्विंटल की धान खरीदी का गलत फायदा उठाने का प्रयास विफल हो गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश पर यहां 52 दिनों में छापेमारी कार्रवाई में 4,561 क्विंटल अवैध धान बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1,78,00,000 रुपए है। खाद्य एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई में 16 व्यापारियों और 60 कोचियों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। खास तौर पर मस्तूरी विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी समिति देवरी में की गई जांच में 13 लाख रुपए मूल्य का 428.4 क्विंटल अवैध धान पकड़ा गया है। जांच में सामने आया कि कोचिए और व्यापारी राइस मिलों में धान खपाने में असफल होने के बाद सोसाइटियों का सहारा ले रहे थे। देवरी सोसाइटी में ऑनलाइन खरीदी के आंकड़ों से मिलान करने पर 1071 कट्टी अतिरिक्त धान मिला, जिसे फर्जी तरीके से किसानों के खातों में दर्ज करने की योजना बनाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ में व्यापम की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। इस साल कांस्टेबल, स्टाफ नर्स और सब इंजीनियर समेत 32 भर्ती परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में साल 2025 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर व्यापम ने जारी कर दिया है और इसमें साल 2025 में दिसंबर तक होने वाली परीक्षाओं की तारीख सामने आई है। व्यापम इस साल 32 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं लेगा। व्यापम की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से ज्यादा परीक्षाओं की संभावित तारीखें सामने आई हैं, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक,
ADEO से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। ये परीक्षाएं 9 मार्च 2025 से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 तक चलेंगी। महतारी बंधन योजना 2.0 मिलेगा दोबारा मौका, निकाय चुनाव के बाद फिर से फॉर्म होंगे जारी। कांग्रेस बोली योजनाओं में हो रहा है बंदर बांट। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महतारी बंधन योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं और इसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले साल इसका फॉर्म नहीं भरा था। अब ऐसी महिलाओं को फिर से मौका मिलने जा रहा है। फिर से पोर्टल शुरू करते हुए आवेदन मंगवाए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि हम फिर से फॉर्म जारी करने जा रहे हैं और ऐसी महिलाएं जो छूट गई हैं उन्हें फिर से मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इसे निकाय चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने साई सरकार को घेरते हुए कहा कि अपात्रों पर इस सरकार की विशेष कृपा है। बंदरबाट के अनेकों मामले सामने आए हैं। मंत्री ने बताया कि इस वक्त 38,000 के करीब महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। इसमें अलग अलग कारण सामने आए हैं। अकाउंट आधार से लिंक न होना, खाता बंद होना या दूसरा खाता शुरू करना है। और इसमें एक केस को देखकर व्यवस्था ठीक करने और महिलाओं को पैसे दिए जाने पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है। कैलिफोर्निया में लगी आग से 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। 40,000 एकड़ में फैली आग से 10,000 इमारतें जलकर खाक, 30,000 घरों को पहुंचा नुकसान। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग से करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका में मौसम से जुड़ी हुई सेवाएं देने वाली निजी कंपनी एक्यूवेदर ने बताया है कि इस आग की वजह से कैलिफोर्निया को कुल नुकसान करीब 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर के बीच होगा। नुकसान के आकलन में बाकी चीजों के अलावा घरों और दूसरी इमारतों को हुए नुकसान को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और उन्हें दोबारा बनाने में होने वाला लॉन्ग टर्म एक्सपेंस भी शामिल है। आग पर अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, इसलिए ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यह कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी आग है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है और इसमें से 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जल चुका है। तमिलनाडु के गवर्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दावा, राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रगान बजाने का आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को उन्हें EN रवि को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि रवि ने राज्यपाल के दायित्वों का पालन नहीं किया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका लगाने वाले एडवोकेट CR जयासुकी ने कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही विधानसभा से चले गए। राज्यपाल ने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने को कहा था, जबकि ऐसा आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं है। दरअसल 6 जनवरी से शुरू हुए तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने बिना संबोधन के वॉकआउट कर दिया था, जिसका राज्य के CM समेत अन्य मंत्रियों ने भी विरोध किया था। स्टालिन ने यह भी कहा था कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। महाकुंभ में दान की गई बच्ची का संन्यास वापस, महंत 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित, नाबालिग को गलत ढंग से बनाया था शिष्य। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में दीक्षा लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में ही वापस हो गया है। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को जूना अखाड़े से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्य बनाया था। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा कि यह अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दें। इस मुद्दे पर बैठक कर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। वहीं बता दें कि नाबालिग लड़की आगरा की रहने वाली है और वह 5 दिसंबर को परिवार के साथ महाकुंभ आई थी। नगांव को देखकर उसने संन्यास लेने का फैसला किया। वहीं परिवार के साथ घर जाने से मना कर दिया था। बेटी की जिद पर माता पिता ने भी उसे जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को दान कर दिया था। इसके बाद लड़की को पहले संगम स्नान कराया गया और संगम के बाद उसका नाम बदल दिया गया, नया नाम रखा गया था। बता दें कि यहाँ 19 जनवरी को नाबालिग का पिंडदान होना था। महामंडलेश्वर महंत कौशल गिरी ने लड़की को पिंडदान कराने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन इससे पहले ही अखाड़े की सभा ने यह कार्रवाई कर दी। दरअसल सन्यासी बनने के दौरान खुद का पिंडदान करने की परंपरा है।
दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट, 2026 करोड़ रुपए का नुकसान। केजरीवाल सरकार ने फैसलों पर एलजी की मंजूरी नहीं ली। लाइसेंस में गड़बड़ी, नेताओं को घूस। विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई है। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि रिपोर्ट की कॉपी उसके पास है। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था और कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया या रिन्यू कर दिए गए थे। सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना है। दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं नीति वापस लेनी पड़ी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और दोनों जेल भी गए थे। सीएम और डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। कन्नौज स्टेशन पर निर्माणाधीन वेटिंग हॉल गिरा, 40 लोग दबे, 23 मजदूरों को निकाला गया। 13 करोड़ की लागत से बन रहा था। बता दें कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 मंजिला निर्माणाधीन स्टेशन का लिंटर अचानक से ढह गया। मलबे में 40 से ज्यादा मजदूर दब गए और अब तक 23 घायल जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं और इनमें से 7 को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजा गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों को ई रिक्शे और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। सीनियर अफसरों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। एक जेसीबी और 3 गाड़ी फायर ब्रिगेड की मौके पर रेस्क्यू टीमें जुटी हुई है। स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 2 मंजिला नई बिल्डिंग बन रही थी और शनिवार सुबह अचानक से पूरा लिंटर ढह गया। सूचना मिलते ही यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण भी मौके पर पहुंचे। वहीं डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला और एसपी विनोद कुमार सीओ सिटी घटनास्थल पर पहुंचे। कानपुर जोन के आईजी जोगेंद्र सिंह भी कन्नौज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 15 केस, असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव, गुजरात में सबसे ज्यादा 4, महाराष्ट्र में 3 मामले। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के देश में कुल 15 मामले हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आया। यहाँ 10 महीने का एक बच्चा पॉजिटिव है। बच्चे का डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति भुइया ने बताया कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं देश में एचएमपीवी के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 और यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया है। शाह बोले, केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का इस्तेमाल किया, सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के झुग्गीवास से झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रहे हैं। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। इस दिन दिल्ली को करप्शन से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को नरक बनाने का काम किया। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे करके सत्ता में आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली सरकार 10 साल से डिजास्टर बनी हुई है। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन दिल्ली वाले वही रह गए। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट मत दो क्योंकि वे झूठे हैं, विश्वासघाती हैं और भ्रष्ट हैं। बता दें कि इस सम्मेलन में राजधानी के करीब 30,000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान ने हिस्सा लिया और शाह ने उनकी समस्याओं को सुना। रिफाइनरी पर गहलोत बोले, 1 साल बर्बाद कर दिया, सीएम का जवाब, जुमलेबाजी में टाइम खराब नहीं करते। राजेंद्र राठौर ने कहा, कांग्रेस ने काम लटकाया। मुख्यमंत्री बंजलाल शर्मा और उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का दौरा किया था। इस दौरान बिश्नोई ने कहा था कि अप्रैल तक रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा शुरू हो सकता है और इसके बाद जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर कहा कि सरकार ने 1 साल बर्बाद कर दिया। इस पर सीएम बंजलाल शर्मा ने पलटवार किया। वहीं कहा कि कांग्रेस सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण 2023 के अंत तक 3/4 काम पूरा नहीं हो सका। हम जुमलेबाजी में समय खराब नहीं करते। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार को चाहिए था कि सरकार बनते ही रिफाइनरी का काम आगे बढ़ाते। जब मैं रिफाइनरी में गया तो प्रोजेक्ट को रिव्यू करने का वादा किया था और कहा था कि 31 दिसंबर 2024 तक हम इसे पूरा कर देंगे। अब ये राज्य मंत्री के बिश्नोई कह रहे हैं कि 1 महीना 2 महीना।
इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 514 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए पर पहुंचा। चांदी 2147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलो बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले शनिवार 4 जनवरी को यहां 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 77,504 रुपए था, जो कि अब यानी 11 जनवरी को यहां 78,018 रुपए पर पहुंच गया। यानी कि इस हफ्ते इसके दाम 514 रुपए बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी 2,147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। पिछले शनिवार को ये 88,121 रुपए प्रति किलो पर थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। जयपुर में ऑनलाइन ठगों पर बड़ा एक्शन, ऊपर हाथ करके बैठाया। ज्योतिष बनकर पूजा पाठ के नाम पर ठगने वालों समेत 30 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। इसके तहत जयपुर वेस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा बदमाशों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। इनमें 3 लोग ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो कि ज्योतिष बनकर ऑनलाइन लोगों को ठग रहे थे, पूजा पाठ करने के नाम पर रुपए ले रहे थे। देर रात जयपुर कमिश्नरेट की CST DST वेस्ट पुलिस यह ऑपरेशन किया। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि साइबर अपराध की चुनौती को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन साइबर शील्ड चला रखा है। इसके तहत जयपुर वेस्ट जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट डोंगल समेत कई उपकरण बरामद किए गए हैं। जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनेंगे घर के पास, पंचायत भी बदल सकेंगे। राजस्थान में बदलेगा पंचायती राज का ढांचा, 20 जनवरी से शुरू होगा पुनर्गठन। राजस्थान में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। इसमें नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव होगा और इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में इस बार छूट दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश थक चुके हैं, डीके सरकार चला रहे, सुपर सीएम कह सकते हैं। बगहा में कहा, गठबंधन कर पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को थका हुआ बताया। बगहा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है, डीके बॉस की सरकार है, सुपर सीएम भी कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि डीके कौन है, कैसे वसूली होती है और आज की तारीख में वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके बचाव के लिए मंत्री को उतरना पड़ा। दरअसल सभी पार्टनर हैं। इससे पहले पटना में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार डीके टैक्स की चर्चा की थी और इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बता दें कि यहाँ तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में न तो डीजीपी की चल रही है और न ही मुख्य सचिव की, अब तो नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही है। आज हालात ऐसे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। बिहार में चलता है तो सिर्फ डीके टैक्स, बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है। आज का सुविचार, फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।